हे एवरीवन, आज हमारा टॉपिक है सेल की स्टडी को साइटोलॉजी भी बोलते हैं। दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक CGL, CHSL, PSC। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे MCQs रहेंगे। लॉन्गेस्ट सेल हमारी कौन सी होती है? न्यूरॉन। ये न्यूरॉन का पिक्चर है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है। लार्जेस्ट सेल होगी हमारी ऑस्ट्रिच का एग। लार्जेस्ट सेल अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? ओवम। ओवम क्या होता है? फीमेल गैमीट को हम ओवम या ओवा बोलते हैं। स्मॉलेस्ट सेल हमारी क्या हो जाएगी? माइकोप्लाज्मा। ये माइकोप्लाज्मा का पिक है, एक टाइप का बैक्टीरिया होता है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल है ये। स्मॉलेस्ट सेल अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर देखी जाए तो क्या हो जाएगी? स्पर्म सेल। जैसे लार्जेस्ट सेल है हमारी ह्यूमन बॉडी में ओवम, वैसे ही स्मॉलेस्ट सेल क्या हो जाएगी? स्पर्म। नेक्स्ट हम सेल से रिलेटेड कुछ हिस्ट्री देख लेते हैं। सेल का मतलब क्या होता है? सेल का मतलब होता है स्मॉल रूम। ये एक लैटिन वर्ड है, तो स्मॉल रूम को क्या बोलते हैं हम? सेल। सेल इज़ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ की जो बेसिक यूनिट है वो सेल है। क्यों है, हम आगे देखेंगे। सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर करा था? रॉबर्ट हुक ने। ये क्वेश्चन पूछते हैं, इन 1665 रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर करी थी? सेल। इनने क्या करा था? जो हमारा ट्री होता है उसमें जो कॉर्क होती है, कॉर्क की सेल को इनने एग्जामिन करा था माइक्रोस्कोप के अंदर। ये आपको छोटे छोटे यहाँ पे सेल दिख रहे होंगे, बहुत स्मॉल स्मॉल सेल। तो उनने स्ट्रक्चर देखा और इसको नाम दिया सेल इन 1665। तो ये तो हो गई हमारी डेड सेल। लिविंग सेल किसने डिस्कवर करी थी? लिविंग सेल डिस्कवर करी थी एंटोन वान ल्यूवेनहॉक। ये भी बहुत पूछते हैं, इन 1674 एंटोन वान ल्यूवेनहॉक। देन नेक्स्ट आती है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में क्या बोला गया है? All living organisms are made of one or more cells. They are basic structural organizational unit of organism and arise from pre-existing cells. मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो या तो एक सेल से या ज़्यादा सेल से मिलके बने होंगे, और उनकी जो बॉडी होगी उसका स्ट्रक्चर सेल से मिलके बना होगा, साथ ही उनका जो फंक्शन है वो भी सेल के थ्रू ही होगा। मतलब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट दोनों क्या हो जाएंगे? सेल। और हमेशा एक जो सेल है वो हमेशा अराइज होगी फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये जो सेल थ्योरी है ये किसने दी थी? स्लीडन एंड शॉन ने इन 1839। तो ये पूछते हैं सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? स्लीडन एंड शॉन। अब नेक्स्ट एक इंसान का नाम आता है रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने क्या बोला था? ओमनिस सेलुला ए सेलुला। ये इससे कुछ नहीं है, इसको हटा दीजिए। ओमनिस सेलुला ए सेलुला मतलब हमेशा एक जो सेल होती है वो अराइज होती है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ऐसी अराइज नहीं हो जाएगी, हमेशा एक सेल से ही नई सेल बनेगी। अब इसके बाद देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, उसकी बॉडी यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर? एक सेल से मिलकर बॉडी बनी है या कई सारी सेल से मिलके? इसके एग्जांपल में यूनिसेलुलर के एग्जांपल में क्या आ जाएगा? अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। मल्टी सेलुलर में तो बाकी सारे आ जाएंगे, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल, प्लांट्स, ट्रीज। नेक्स्ट अब देख लेते हैं हम कुछ एग्जाम्पल। यूनिसेलुलर में आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं अमीबा। ये जो दिख रहा है ना इस तरीके से बाहर निकले हुए, ये क्या होते हैं? सीडोपोडिया। ये इनके पैर नहीं है पर एक तरीके से मोशन में हेल्प कराते हैं, तो अमीबा। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास और ईस्ट, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और यहाँ पे आप जो इमेज देख रहे हैं जैसे पिजन हो गया, फ्रॉग हो गया, ये सारे कौन से हो जाएंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो कई सारी सेल से मिलकर बनते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइप ऑफ सेल्स। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछते हैं कि प्रोकैरियोट्स क्या होता है, यूकैरियोट्स क्या होता है। यहाँ पे इसको हम तोड़ के देखते हैं। प्रो मतलब क्या होता है? पुराना। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। ऐसे यू का मतलब होता है न्यू, और कैरियोट्स का मतलब न्यूक्लियस। तो जो पुराने टाइप की जो सेल्स थी जिनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का था, वो आ जाते हैं हमारे प्रोकैरियोट्स में। इनकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसी होती है? प्रिमिटिव नेचर के हैं, उतने एडवांस नहीं है। यूकैरियोट्स एडवांस्ड है। न्यूक्लियस अगर देखा जाए तो प्रोकैरियोट्स में कोई एक स्ट्रक्चर नहीं होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोल सके, तो ये लैक करते हैं न्यूक्लियस के लिए। यूकैरियोट्स में अगर देखा जाए तो
इनका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम बोले डिफरेंस दोनों में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। प्रोकैरियोट्स में कोई ऐसी मेम्ब्रेन नहीं होती जो एक न्यूक्लियर मटेरियल को बाउंड करे, मतलब कि कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। यूकैरियोट्स में होती है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील अगर देखा जाए तो जिस तरीके से न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन नहीं है, उसी तरह ऐसा कोई ऑर्गेनील नहीं है जिसके बाहर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो। तो यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट। न्यूक्लियर मटेरियल अगर देखें तो सिंगल नेकेड न्यूक्लियोइड मटेरियल, मतलब कि जो मटेरियल है वो होगा अपनी सेल के अंदर बट कोई मेम्ब्रेन से कवर नहीं होगा, तो नेकेड होगा। और उसको बोल क्या रहा है, देखिए वर्ड देखिए, न्यूक्लियोइड। पर यूकैरियोट्स में देखा जाए तो न्यूक्लियर मटेरियल इज कवर्ड विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल डिवीजन की अगर बात करें तो फिशन एंड बडिंग इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में माइटोसिस एंड मियोसिस, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इनको हम आगे देखेंगे। अगर फिशन और बडिंग को देखा जाए तो फिशन आपको पता है जैसे एक अमीबा है, वो जब डिवाइड करता है 1 से 2, 2 से 4, तो उसको हम बोलते हैं फिशन। बडिंग में क्या होता है, बडिंग में जैसे अगर देखा जाए हाइड्रा है, एक एग्जांपल लिया तो हाइड्रा में एक छोटा सा बड बनेगा, बड़े होते जाएगा बड़े होते जाएगा, और एक टाइम बाद जब वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करने के लायक हो जाएगा तो वहाँ से ब्रेक होके अलग हो जाएगा, इसको बोलते हैं बडिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं हम डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। कुछ एग्जांपल है यहाँ पे, जैसे आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, चीक सेल्स हो गए। ये हमारा मीजोफिल सेल्स जो अपने लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होती है ना, मीजोफिल सेल्स। पैरामीशियम, अमीबा, ये आपको जो ऐसे दिख रहा है ना, ये सीडोपोडिया हैं जिनकी हेल्प से मूव करता है। अब जैसे कि यहाँ पे आप ये सेल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये इसके बाहर जो मेम्ब्रेन रहेगी, फिर अंदर ये न्यूक्लियस होता है। अब देख लेते हैं एक सेल के अंदर होता क्या क्या है। तो अगर इस डायग्राम को अच्छे से देखें, सबसे बाहर होती है सेल वॉल। अगर ये प्लांट सेल होगी तो उसके बाहर क्या होगा, सेल वॉल। फिर उसके अंदर जो एक मेम्ब्रेन होती है वो होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर बोले सेल मेम्ब्रेन। ये जो आपको पर्पल कलर का दिख रहा है ये क्या है, न्यूक्लियस, जिसके अंदर सारा डीएनए मटेरियल या फिर आरएनए, जितना भी जेनेटिक मटेरियल है वो होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया, ये रहा। गोल्गी बॉडीज़ होती हैं, गोल्गी बॉडीज़। लाइजोसोम्स होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, छोटे छोटे राइबोसोम्स होते हैं, रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और सेंट्रियोल्स होते हैं। एक एक करके मैं सारे ऑर्गेनील्स, इनके फंक्शन देख लेते हैं। थोड़ा सा एक डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। क्या डिफरेंस है, जो हमारी प्लांट सेल है उसके अंदर वैक्यूल, सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट, ये 3 चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा होती हैं। इसी तरीके से अगर एनिमल सेल में देखा जाए तो सेंट्रियोल एक्स्ट्रा होते हैं, बाकी सारी चीज़ें कॉमन है। न्यूक्लियस दोनों में होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में होंगे, राइबोसोम्स दोनों में होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्गी एपरेटस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब दोनों में प्रेजेंट होंगे। लेकिन प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल, सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट। तो इसको याद कैसे रख सकते हैं, देखिए प्लांट को सेल वॉल की ज़रूरत होती है, क्यों, क्योंकि वो उसको प्रोटेक्शन देता है। एनिमल तो खुद का बचाव कर सकते हैं पर प्लांट खुद का बचाव नहीं कर सकते, तो उनके पास सेल वॉल एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल की ज़रूरत प्लांट्स को होती है, एनिमल्स को नहीं होती है। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स के अंदर वो अपना सैप हो गया या वाटर हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, उसको स्टोर करके रखते हैं। ऐसे एनिमल सेल में अगर देखा है तो सेंट्रियोल, सेंट्रियोल क्या करता है, उनके डिवीज़न में हेल्प कराता है। इस सबको हम आगे देखेंगे। एक एक करके सारे सेल ऑर्गेनील देख लेते हैं। सेल वॉल, सेल वॉल क्या होता है, एक टफ आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लांट सेल की। लेकिन ये प्लांट के अलावा और कहाँ कहाँ मिल जाएगी देखने को, बैक्टीरिया, फंजाई। और ये किससे मिलकर बनी होती है, अगर प्लांट्स में देखा जाए तो सेलुलोज से, और अगर एल्गी वगैरह में देखा जाए तो सेलुलोज, गैलेक्टन, कैल्शियम कार्बोनेट। फिर आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का एक मॉडल दिया था किसने, सिंगर एंड निकोलसन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने दिया था ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सिंगर एंड निकोलसन, और दिया कब था, 1972 में। अब ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता क्या है, तो इसमें ऐसा बताते हैं कि जैसे ये हमारी सेल मेम्ब्रेन हो गई, इसमें लिपिड बायलेयर होंगे और बीच बीच में कहीं कहीं पे क्या होगा, प्रोटीन। नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।
देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना इस तरीके से, ये लिपिड बायलेयर है और इनके बीच में ये क्या है, प्रोटीन्स। तो ये इस तरीके से मूव करती रहती है, जैसे ये सी है, सी के अंदर क्या हो, आइसबर्ग। तो ये हो गया हमारा प्रोटीन, और ये जो वाटर है ये किसकी तरह काम कर रहा है, लिपिड बायलेयर की तरह। अब ये क्या करते हैं, ये स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को अलाउ करते हैं अंदर और बाहर जाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल। अब दो टाइप से जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव कर सकते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में कैसे जाएंगे, इनको किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं और इजीली मूव कर जाते हैं। और अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखा जाए तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जब भी कोई मॉलिक्यूल मूव करेगा तो उसको एनर्जी की ज़रूरत होगी। वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, सोडियम एंड पोटेशियम पंप से। तो ये हो जाएगा हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक प्रोसेस होती है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस देख लेते क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए एक चैम्बर है, यहाँ पे हमारा सॉल्यूट है वो हाई कंसंट्रेशन में, हायर कंसंट्रेशन में, यहाँ पे है सॉल्यूट कम, मतलब कि लो कंसंट्रेशन में। तो हमारा जो सॉल्वेंट है, जो वाटर है, वो कहाँ से कहाँ जाएगा, वो फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जाएगा। ऑस्मोसिस की प्रोसेस में यही होता है कि जो हमारा सॉल्वेंट है वो मूव करेगा फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, बट बीच में क्या होना चाहिए, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब दो प्रोसेस देख लेते हैं। एक होता है हमारा एंडोसाइटोसिस और इसी तरीके से होता है हमारा एक्सोसाइटोसिस। तो जैसे मान लीजिए एक सेल है, एंडोसाइटोसिस क्या होता है, जब भी कोई मॉलिक्यूल है या फिर कोई न्यूट्रिएंट है जो सेल को अपने अंदर लेना है, तो जो अंदर जाने की प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। और अगर इसी तरीके से अगर कोई सेल है वो कोई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अपने अंदर से बाहर निकालना चाह रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस। ठीक है। अब जो हमारी एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस है ये दो टाइप की हो सकती है। अगर ये जो अंदर जाने वाला मॉलिक्यूल सॉलिड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस, फैगो मतलब क्या होता है, खाना। लेकिन अगर हमारा यही मॉलिक्यूल कैसा है, लिक्विड फॉर्म में है और वो अंदर जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, पीनोसाइटोसिस। पीनोसाइटोसिस। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे पानी होता है ना लिक्विड, उसको पीते हैं, मतलब पीनोसाइटोसिस। और अगर सॉलिड है तो फैगोसाइटोसिस। नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लियस, सबसे इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियस इज द गवर्नर ऑफ सेल। गवर्नर ऑफ सेल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कंट्रोल करता है सारी सेल की एक्टिविटी को। और ये होता क्या है, ये एक ऐसा मटेरियल होता है जो सेल के सेंटर में प्रेजेंट होगा। जैसे मान लीजिए सेल है तो उसके बिल्कुल सेंट्रल रीजन में प्रेजेंट होगा, स्फीरॉइडल या ओवॉइड शेप में। और ये डबल लेयर का होता है, एक एनवेलप टाइप मेम्ब्रेन होती है बाहर, जिसमें दो लेयर होती हैं। जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट कि न्यूक्लियस क्या करता है, अपने अंदर जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है। उसमें क्या क्या हो सकता है, डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है और हिस्टोन प्रोटीन हो सकती हैं। कभी कभी पूछते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन का नेचर कैसा होता है, तो वो होता है बेसिक। अब ये याद कैसे रखेंगे, देखिए डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऐसे आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो जो एसिड है उनको बाइंड करके रख रहा है हिस्टोन प्रोटीन, तो अपोजिट नेचर वाला ही बाइंड कर पाएगा, यानी कि हिस्टोन प्रोटीन कैसे होंगे, बेसिक होंगे नेचर में, और ये आपस में एक दूसरे को बाइंड करके रखते हैं न्यूक्लियस के अंदर। अब ये न्यूक्लियस के अंदर आपको एक येलो येलो कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये क्या होता है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर भी क्या है, न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट है हमारा गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस क्या होता है, इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल इन वेसिकल्स। ये जो आपको दिख रहा है ना छोटे छोटे, ये वेसिकल्स कहाँ से मिलके बने हैं, इस गोल्गी बॉडी से। और इसके अंदर सारे मटेरियल होंगे जिनको पैकेजिंग की ज़रूरत है और सेल के बाहर जाना है। नेक्स्ट है हमारा वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं, दे आर मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस इन साइटोप्लाज्म। जैसे एक सेल है उसके अंदर इस तरीके से वैक्यूल रहेंगे, इसके अंदर क्या होगा, वाटर भरा होगा या सेब भरा हो सकता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। जब भी इनको एक जगह कहीं स्टोर करने की ज़रूरत होती है सेल के अंदर, तो वैक्यूल्स के अंदर जाएगा। अब
वैक्यूल भी दो टाइप के, स्पेशल दो टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और फूड वैक्यूल। अमीबा के अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक टाइप से कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करेगा अमीबा के अंदर, जिससे उसको मूवमेंट में हेल्प मिलेगी। प्रोटिस्टा के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, फूड वैक्यूल। ये क्या करेगा, ये फूड को स्टोर करेगा फॉर द प्रोटिस्टा। नेक्स्ट है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे आप देख रहे हैं इमेज में कैसा है, सॉसेज शेप। सॉसेज आपने देखी होगी ना, सॉसेज शेप में इसकी शेप रहती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों, क्योंकि जो हमारी एटीपी होती है, जो एनर्जी की यूनिट होती है, वो कौन सिंथेसाइज करवाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बारे में एक खास बात और है कि माइटोकॉन्ड्रिया पजेसेस देयर ओन डीएनए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इस इमेज में आपको दिख रहा होगा यहाँ सेंटर में जो एक पर्पल पर्पल कलर का दिख रहा है ना, ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है। बट डीएनए तो हमारा हमने पढ़ा न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो यहाँ कैसे आ गया। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है। ऐसा बोलते हैं कि जब हमारी सेल इवॉल्व हो रही थी तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर नहीं था, ये बाहर से आया था, इसके पास इसका खुद का डीएनए था, और ये सेल के अंदर जाके दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहने लगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उनका खुद का डीएनए होता है। नेक्स्ट है हमारा RER। RER क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, इस तरीके से पूरा न्यूक्लियस होगा, इसके बाहर ये जो दिख रहा है कनेक्शंस टाइप में, ये हमारे क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनके बाहर आपको ये छोटे 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 राइबोसोम्स दिख रहे होंगे ना। अभी RER का काम क्या होता है, एक काम याद रखना है आपको केवल, प्रोटीन सिंथेसिस। इसी तरीके से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER ये जो आपको दिख रहा है ना स्मूथ, क्योंकि इसमें बाहर कोई राइबोसोम नहीं है। इसका फंक्शन पूछ लेते हैं कभी कभी, इसका फंक्शन क्या है, लिपिड सिंथेसिस एंड स्टीरॉयडल हार्मोन सिंथेसिस। तो SER एंड RER हमने दोनों देख लिए। उसके बाद देखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम आपने देखे यहाँ पे जो अटैच है RER के ऊपर, वो हमारा राइबोसोम है। इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, जैसे कि ये राइबोसोम है तो इसके बाहर कोई स्पेशल ऐसे मेम्ब्रेन नहीं होगी, जैसे और ऑर्गेनील्स के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है। राइबोसोम का फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, जैसे RER के ऊपर लगा हुआ है ना, तो दोनों मिलकर क्या करवा रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट देख लेते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। प्लास्टिड किसमें प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में, बट आपसे पूछ सकते हैं ऑप्शन में एक डाल के क्या, यूग्लिनॉइड्स। तो यूग्लिनॉइड्स में भी प्रेजेंट होते हैं प्लास्टिड, जो उनको कलर देते हैं। अब जैसे हमने पढ़ा था ना अभी, माइटोकॉन्ड्रिया में उनका खुद का डीएनए होता है, इसी तरीके से जो प्लास्टिड होते हैं उनके पास भी उनका खुद का डीएनए होता है, रीज़न सेम है। क्लासिफिकेशन देखते हैं तो प्लास्टिड का 3 टाइप होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट फर्स्ट। क्लोरोप्लास्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल, जो क्या देता है, लीव्स को ग्रीन कलर, क्लोरोफिल। क्रोमोप्लास्ट आप कैसे याद रखेंगे, क्रोमो इज फॉर कलर। तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं ना जो कलर देते हैं, जैसे कि कैरोटेनॉइड हो गया, हमारी जो गाजर होती है उसमें कैरोटेनॉइड होता है, जेंथोफिल्स है जो ऑरेंज और रेड कलर देते हैं, येलो कलर देते हैं। ल्यूकोप्लास्ट देखते हैं फिर। ल्यूकोप्लास्ट कैसे होता है, कलरलेस, इनके अंदर कोई कलर नहीं है, ना ग्रीन ना येलो ना रेड, बट ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करते हैं। आप देख लेते हैं हम ल्यूकोप्लास्ट के टाइप्स। तो ल्यूकोप्लास्ट कितने टाइप का हो गया हमारा, अमाइलो, एल्यूरो एंड इलाइयोप्लास्ट। तो पहले देखते हैं अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट। एल्यूरोप्लास्ट क्या स्टोर कर रहा है, हमारा प्रोटीन। एंड इलाइयोप्लास्ट क्या स्टोर कर रहा है, ऑयल एंड फैट। तो देखो अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करेगा, कार्बोहाइड्रेट। कैसे याद रखेंगे, अमाइलो वर्ड से, अमाइलो। एल्यूरोप्लास्ट क्या स्टोर करके रखेगा, प्रोटीन। एंड इलाइयोप्लास्ट क्या स्टोर करके रखेगा, ऑयल एंड फैट। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे INO, इलाइयोप्लास्ट में जो INO, तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि क्या स्टोर करेगा, ऑयल। थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है देखने में। बाकी हमारा अमाइलो आप कैसे याद रखेंगे, अमाइलॉइड वर्ड से, अमाइलॉइड मतलब क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। एल्यूरो मतलब प्रोटीन। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं साइटोस्केलेटन और सिलिया फ्लैजिला एंड सेंट्रोसोम सेंट्रियोल। सबसे पहले देखते हैं साइटोस्केलेटन। ये 3 नाम है ना, ये आपको याद रखना है। साइटोस्केलेटन के अंदर क्या आ रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल्स,
माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये क्या करते हैं, ये एक सेल को ना एक तरीके से शेप देते हैं कि सेल किस शेप की होगी, और साथ में उसको एक मैकेनिकल सपोर्ट भी मिल जाता है। तो बस आपको ये नाम याद रख लेना है 3। नेक्स्ट देखते हैं सिलिया एंड फ्लैजिला। सिलिया क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं, फ्लैजिला बड़े होते हैं। ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये जो बैक्टीरिया के ऊपर छोटे छोटे दिख रहे हैं ये क्या है, सिलिया। बट यहीं पे एक जो लंबा सा विप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये क्या हो जाएगा, फ्लैजिला। सिलिया का काम क्या होता है, जैसे कि कोई सेल है उसको कहीं पे अटैच होना है अदरेंस के लिए, तो क्या हो जाएगा, सिलिया इंपॉर्टेंट हो जाएगा फॉर अदरेंस एंड छोटा मोटा मूवमेंट। फ्लैजिला अगर बात करी जाए तो लोकोमोशन, थोड़ा दूर जाना हो तो वहाँ पे क्या हेल्प करेगा, फ्लैजिला। नेक्स्ट हमारा सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, देखो सेंट्रोसोम का मतलब ये है उसके अंदर 2 सेंट्रियोल रहेंगे। ये आपको दिख रहा है ना 90 डिग्री के एंगल पे 2 सेंट्रियोल्स, इस पूरे स्ट्रक्चर को सेंट्रोसोम बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या है, इट फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला। यहाँ पे जो आपको फ्लैजिला दिख रहा है ना, इसका जो बेसल स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे, वो किसने बनाया है, सेंट्रियोल्स ने। एंड दे आल्सो हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स दैट सर्व एज अ सेल्स स्केलेटल सिस्टम। जो हमारे ये माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़ रहे थे ना अपन अभी यहाँ साइटोस्केलेटन में, तो उनको ऑर्गेनाइज कौन करवाएगा, सेंट्रियोल्स। तो यहाँ पे हमारे सारे सेल ऑर्गेनिल्स खत्म होते हैं, सेल का टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड MCQ डिस्कस कर लेंगे। आई होप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो आप उसको बिल्कुल ठीक करके आएंगे। ओके, थैंक यू।